अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे अवर टॉपिक इज़ लेसन जो हमारा सेवेंथ है, लेसन नंबर हिस्ट्री का जो सेवेंथ लेसन है, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज अंडर कॉलोनियल रूल। आज हम उसका पेज नंबर 60 रीड करेंगे। उसके अंदर क्या दिया गया था देखिएगा। इन द लेट 19th सेंचुरी, देखिए खादी वेवर दिखा रखे हैं ऊपर। इन द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में towns such as Sholapur in western India and Madurai in South India emerged as new centers of weaving। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी भारत में शोलापुर और दक्षिण भारत में मादुरी जैसे शहर बुनाई के नए केंद्र के रूप में उभरे थे। लेटर महात्मा गांधी अर्ज द पीपल टू यूज हैंड स्पम एंड हैंड वोवन क्लोथ। बाद में महात्मा गांधी ने लोगों से हाथ मिलाने और हाथ से बुने कपड़े का उपयोग करने का आग्रह किया। खादी बिकेम द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। खादी राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गई। द चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया। चरखा जो है खादी राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गई और चरखा भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया था। In 1931, it was put at the center of the tricolor flag of the Indian National Congress। 1931 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में रखा गया था। महात्मा गांधी स्पाइनिंग चरखा, देखिए ऊपर यहाँ पे महात्मा गांधी दिखाए गए हैं। स्पाइनिंग चरखा मतलब ये चरखा काट रहे हैं। बट व्हाट हैपन टू वीवर्स एंड स्पाइनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। लेकिन ये कहता है कि लेकिन उन बुनकरों और स्पिनरों का क्या हुआ जिन्होंने अपनी आजीविका खो दी। मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स। कई बुनकर खेतीहर मजदूर बन गए। सम माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। कुछ लोग काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गए। येट अदर्स वेंट टू वर्क इन प्लांटेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। और फिर भी अन्य लोग अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने लग गए। सम माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। येट अदर्स वेंट टू वर्क इन प्लांटेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। सम फाउंड वर्क इन द न्यू कॉटन मिल्स दैट वर एस्टेब्लाइज्ड इन बॉम्बे, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। और कुछ ने बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में स्थापित की गई नई कपास मिलों में काम पाया। उसके बाद बच्चों देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन मिल्स। कपास मिलों की स्थापना से क्या रिलेटेड बातें हैं। एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज स्केल मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक महत्वपूर्ण विकास भारत में बड़े पैमाने पर मशीन आधारित उद्योगों की स्थापना था। मशीन युग। द मशीन एज बिगेन विद द सेटिंग अप ऑफ कॉटन, जूट एंड कॉल इंडस्ट्रीज। मतलब ये कहता है कि मशीन युग की शुरुआत कपास, जूट और कोयला उद्योगों की स्थापना से हुई। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज स्टार्टेड इन बॉम्बे वॉज कोवासजी नाना भॉय इन 1853 एंड द फर्स्ट जूट मिल इन बंगाल इन 1855। तो ये कहता है कि बॉम्बे में पहली कपड़ा मिल की शुरुआत 1853 में काउसेनी नाना भोय द्वारा की गई थी और 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल थी। From the early 19th century, Bombay had grown as an important port for the export of raw cotton to England and China। ये कहता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बॉम्बे इंग्लैंड और चीन को कच्चे कपास के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था। इन 1879 ये इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ द ब्लैक सोयल। सॉरी, हाँ जी आगे देखिएगा कि ये कहता है कि इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ ब्लैक सोयल वेयर कॉटन वॉज ग्रोन। इन 1879 देयर वर 56 कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स इन इंडिया एम्प्लॉइंग नियरली 43,000 पर्सनस। ये कहता है कि मतलब जो बंदरगाह के रूप में विकसित हो गया था वो तो यह काली मिट्टी के विशाल पथ के करीब था। मतलब यहाँ के आसपास काली मिट्टी ज़्यादा थी और जहाँ कपास उगाई जाती थी। 1879 में भारत में लगभग 43,000 व्यक्तियों को रोजगार देने वाली 56 सूती कपड़ा मिलें खुल गई थी। उसके बाद कहता है कि बाय 1905 इंडिया हैड 206 कॉटन मिल्स एम्प्लॉइंग नियरली 1,96,000 पर्सन। अदर मैकेनिकल इंडस्ट्रीज which developed during the second half of the 19th century were cotton gins and pressures, rice flour and timber mills, woolen textiles, iron and steel works। 1905 तक भारत में लगभग 1,96,000 व्यक्तियों को रोजगार देने वाली 206 कपास मिलें थी। ठीक है, 206 कपास मिल बन गई थी उस टाइम तक। 19वीं फिर कहता है कि हाँ मतलब 206 कपास मिल बन गई थी। अदर मैकेनिकल इंडस्ट्रीज जो दूसरी
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान विकसित होने वाले अन्य यांत्रिक उद्योगों में सूती, अनाज और प्रेस, चावल, आटा और लकड़ी की मिलें, ऊनी वस्त्र, लोहा और इस्पात के काम थे। फिर बाय 1900 मोर देन 84 मिल्स बिगिन ऑपरेशन इन बॉम्बे। मोस्ट ऑफ देम वर सेट अप बाय गुजराती एंड पारसी बिजनेसमैन। 1900 तक बॉम्बे में 84 से अधिक मिलों का संचालन शुरू हुआ। उनमें से अधिकांश गुजराती और पारसी व्यापारी पुरुषों द्वारा स्थापित किए गए थे। मिल्स केम अप इन अदर सिटीज़ ऑल्सो, सिटीज़ टू, अन्य शहरों में भी मिली ये मिल्स स्थापित की गई थी और बढ़ गई थी, मतलब ये अन्य शहरों में भी। फिर आगे कहता है कि द फर्स्ट मील इन अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन 1861। जो फर्स्ट मील हुई थी स्टार्ट अहमदाबाद में वो 1861 में हुई थी। ईयर लेटर ए मील वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन कानपुर इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। एक साल बाद संयुक्त प्रांत में कानपुर में एक मिल की स्थापना की गई थी। द ग्रोथ ऑफ द कॉटन मिल्स provided employment to the thousands of poor peasants, artisans, and agricultural laborers who had moved to the cities to work in the mills. कपास मिलों की वृद्धि ने हजारों गरीब किसानों, कारीगरों और कृषि मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जो मिलों में काम करने के लिए शहरों में चले गए थे। ठीक है, लेकिन बट ऑल दीज इंडस्ट्रीज हैड ए वेरी स्टंटेड ग्रोथ, दीज वर मैनी रीजंस फॉर दिस। लेकिन इन सभी उद्योगों में बहुत वृद्धि हुई थी, इसके कई कारण थे। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर ओन्ड बाय ब्रिटिश कैपिटल। अधिकांश उद्योग ब्रिटिश पूंजी के स्वामित्व में थे। भारतीय मोस्ट फिर ये कहता है कि इंडियन कैपिटलिस्ट्स डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश बैंक्स फॉर लोन्स विच वर गिवन एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। भारतीय पूंजीपति ऋणों के लिए ब्रिटिश बैंकों पर निर्भर थे जो कि उच्च ब्याज दर पर दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद द फ्राइट रेट्स फॉर रेलवेज वर मोर फॉर गुड्स ट्रैवलिंग विद इन इंडिया देन ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, देयरफॉर इट वाज लेस एक्सपेंसिव टू डिस्ट्रीब्यूट फॉरेन गुड्स। तो ये कहता है कि आयातित माल जो था उसकी तुलना में रेलवे के लिए माल की दरें भारत के भीतर यात्रा करने वाले सामानों के लिए अधिक थी। द इंडस्ट्रीज इसीलिए क्या हुआ कि इसीलिए विदेशी सामान वितरित करना कम खर्चीला हो गया था। द इंडस्ट्रीज फेस्ड स्लो ग्रोथ एज दे हैड टू फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। उद्योगों को धीमी वृद्धि का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें ब्रिटिश उद्योगों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। ठीक है, आगे देखिए द नेक्स्ट पेज है अपना। द इंडियंस डिमांडेड प्रोटेक्शन फॉर देयर इंडस्ट्रीज। जो इंडियंस थे ना, मतलब संरक्षण का भारतीयों ने अपने उद्योगों के लिए सुरक्षा की मांग की थी। ठीक है, प्रोटेक्शन मीन्ट इम्पोजिंग ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट सो दैट ब्रिटिश मेड गुड्स वुड नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया फ्रीली। तो कहता है कि संरक्षण का मतलब आयात पर शुल्क लगाना था ताकि ब्रिटिश निर्मित सामान क्या कर सकें, निर्मित सामान था ना, भारत में स्वतंत्र रूप से प्रवेश न कर सके। ठीक है, उसके बाद द ब्रिटिश वर इनिशियली रिलुकेंट बट वर कंप्लाइड बाय आवर नेशनल लीडर्स टू गिव प्रोटेक्शन टू इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये कहता है कि लेकिन हमारे ब्रिटिश शुरू में अनिच्छुक थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए मजबूर किया गया था। The first major spurt in cotton factory production in India was during the First World War when textile imports from Britain declined. The Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. भारत में कपास के कारखाने के उत्पादन में पहला बड़ा उछाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आया जब ब्रिटेन से कपड़ा आयात में गिरावट आई थी। भारतीय कारखानों को सैन्य आपूर्ति के लिए कपड़े का उत्पादन करने के लिए कहा जाता था। मतलब भारत के जो कारखाने थे ना, उनको ये बोला जाता था कि वो सेना की आपूर्ति के लिए जो कपड़ा होता है उसका उत्पादन करने में मतलब सबसे आगे है, ये बोला जाता था। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज हमने जो है इसका इतना ही लेसन करेंगे, उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।